जय हिंद। आइए साइंस क्वेश्चन की अगला पार्ट लेकर हम हाजिर है। यहाँ पे आपको साइंस का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिकॉल होगा और यहाँ लिखित के साथ साथ याद रखिएगा स्पेस न रहने के कारण हम मौखिक भी बोल देंगे, वो सारे भी होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते आएंगे अगर इन टॉपिक से, तो याद रखिएगा वो नहीं छूटेगा। तो सीधे अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है हम लोग का कि पानी का जो भारीपन किस विलयन के कारण होता है। तो याद रखना है कि वो आपको कैल्शियम के कारण होता है या भारीपन में होता है। वो अभी कैल्शियम में कौन होता है, ये देखिएगा कि कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम यही उपस्थिति के कारण मतलब होता है। हालांकि मैग्नीशियम भी रहता है जिसके कारण नहीं, बल्कि कैल्शियम के कारण ही उसमें भारीपन होता है। अब उसमें से अब बात करते हैं कि पानी में दो तरह की है कि कठोरता देखने को मिलेगी। एक आपको अस्थायी कठोरता और एक होती है कि अस्थायी कठोरता होती है। तो उसमें से अगर हम ऐसे देखेंगे, ये वाला आपको अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा कैल्शियम मैग्नीशियम तो दोनों में उपस्थित रहबे करेगा। लेकिन अस्थायी कठोरता पूछेगा तो बाइकार्बोनेट के कारण होता है। लेकिन अगर अस्थायी कठोरता पूछ देगा कि ये आपका अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोरेट हो गया, फ्लोरेट हो गया और नाइट्रेट, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद क्वेश्चन आपको पूछता ही जाते हैं। यानी कि अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोरेट, सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होता है, जबकि अस्थायी कठोरता कहेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी रिकॉल करके रखना होगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये धातुओं में अगर सोडियम है, इसे हम आसानी से चाकू से हम लोग क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं। और एक याद रखिएगा, पानी की कठोरता दूर करने के लिए चाहे वो अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, तो ये सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो होता है हमारा जो पानी की होता है अस्थायी कठोरता, तो उसे नॉर्मल में भी हम गर्म कर देते हैं तो इसकी कठोरता समाप्त हो जाती है। लेकिन जिसको गर्म करने के बाद भी समाप्त ना हो वो अस्थायी होता है कठोरता। इसीलिए इसको मतलब करने के लिए यहाँ इसमें उसको उसको भी उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसको दूर कर दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने आपको पानी से संबंधित था, ये पानी का भारीपन पूछ रहा था। लेकिन ये कि यही पूछ देता है आपको भारी पानी कौन है, तो आपको D2 है, जिसे भारी जल यानी कि ये D2 ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी पानी कहते हैं। लेकिन अगर हल्का पानी कह देगा कि हल्का पानी कौन सा है, तो आपको याद रखेगा हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो है, इसे हम हल्का पानी या साधारण पानी के भी नाम से जानते हैं। इसे रासायनिक यौगिक का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन के ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन से हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया। बाकी नाइट्रोजन वगैरह ये सब पोटेशियम तो सब जन्म करते हैं। चलिए इसका भी आगे हम रिकॉल कराते चलेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस के टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है वह लेपित रहती है। तो याद रखिएगा वो फेरोमैग्नेटिक चून का क्या होता है कि लेप उस पर लगाया गया रहता है। इसके अलावा और चलते हैं कि अगर टेप रिकॉर्डर वगैरह में, तो याद रखिए यहाँ पे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट में। उसके अलावा सिल्वर आयोडाइड है, यानी कि सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgBr, ये ने आपको ये फोटोग्राफिक प्लेट में तो इसका प्रयोग हो ही गया। लेकिन ब्रोमीन हटा के आयोडीन जोड़ देंगे तो ये कृत्रिम वर्षा करा देगा। अगर यहाँ पे आयोडीन हटा करके हम इसमें NO3 जोड़ देंगे, NO3 यानी कि सिलो नाइट्रेट, तो ये वोटिंग करते समय नाखून पर स्याही के रूप में इसको लगाया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा दर्पण का पीछे का कलाई करने में, पेंट करने में, चाहे चमकीला बनाने के लिए भी सिलो नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करा दिया। साथ ही साथ यहाँ देख लीजिए पारा पारा का यस्क होता है, गैलेना ये होता है HGS यानी कि सीने बार होता है, सीने बार होता है, ये हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक नीलत होता है, तो नीलत होता का हम यहाँ पर को लिख दिया, जिसे हम लोग तूतिया के भी नाम से जानते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट 7H2O होता है। यहाँ पे 4 आपको हम रिकॉल कराते हैं, याद करिए, ध्यान से रखना होगा, यानी कि CuSO4 इज 7H2O ये हो गया आपका, तो याद रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉपर अगर हम लगा दिए तो कॉपर लगा दिए तो ये नीलात होता होगा, यानी कि तूतिया होगा। अगर यहाँ पे हम कॉपर को हटा देंगे, अगर यहाँ पे कॉपर को हटा के अगर हम यहाँ पे जिंक जोड़ देंगे, यहाँ पर हम अगर Zn, अगर यहाँ पे आप जिंक जोड़ दीजिएगा तो ये आपका क्या होगा कि सफ़ेद कशिश के रूप में हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम हरा पूछेगा, हरा कशिश के रूप में पूछेगा, तो अगर यहाँ पे जिंक हटा के आप क्या करिएगा कि लोहा जोड़ दीजिएगा, यानी कि Fe, आपको यहाँ पे लोहा जोड़ दीजिएगा, यानी कि फेरस सल्फेट हो गया। तो फेरस सल्फेट हो गया, तो याद रखिए ये आपका मतलब ये आपका हरा कशिश हो गया, हरा कशिश हो गया। उसी तरह से एक लाल कशिश भी होता है, तो लाल कशिश में याद रखिएगा उसमें से आपको कोबाल्ट जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, यानी कि कोबाल्ट आप जोड़ दीजिएगा, कोबाल्ट यानी कि जोड़ देंगे कोबाल्ट सल्फेट, तो आपको क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे हम चेंज करना भूल गए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, सिर्फ नीला जो कशिश है, नीला कशिश में यानी कि कॉपर सल्फेट, यानी कि चलिए SO4 और यहाँ पर लिख देते हैं 5H2O और यहाँ पे अब सिर्फ जोड़ना क्या है आपको, कॉपर। तो कॉपर में ही आपको मतलब 5H2O नहीं, सॉरी 7H2 हो गया, यहाँ पे याद रखिएगा ये हो गया आपका 7H2O, यानी कि 7 को जल रहेगा, यानी कॉपर सल्फेट हो गया। तो ये आपका तो नीला हो ही गया, मतलब ये आपका नीला कशिश हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 न करके अब उसको हम 5H2O कर देते हैं, 5H2O रहेगा। इसके अलावा ये कॉपर को हटा देते हैं, हटा के अगर जिंक जोड़ देंगे तो ये सफ़ेद हो गया, सफ़ेद में 5 को जल रहेगा। उसी
तरह से एथी वाला में कोबाल्ट सल्फेट, लाल थोथा वाला में भी आपको 5 ही जल हो रहेगा कोबाल्ट सल्फेट में। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको हमने रिकॉल करा दिया। बाकी यहाँ जिंक के ऑक्साइड देख लीजिए, इसे जस्ते का फूल के नाम से भी जाना जाता है, ये जिंक के ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह याद रखना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो याद रखेंगे सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि इसको जल में रखा जाता है तो याद रखिएगा सोडियम क्या करेगा, वह जल के साथ में रिएक्शन कर लेता है, सोडियम के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और यह क्या करते हैं यहाँ के मतलब यह ब्लास्ट कर इसमें से एक मुक्त हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा सोडियम ऐसा होता है कि जल में रखने के साथ यह ब्लास्ट कर देता है, यानी कि एक बम की तरह आप उसको आवाज़ देखिएगा, पटाखा पानी में भी यानी कि बम यानी फूट जाता है। बाकी वगैरह बम आप तो जानते हैं पानी में रिएक्शन करके मतलब पानी में जाते ही वह फुस हो जाता है, लेकिन ये आपका सोडियम ब्लास्ट है उसमें कर देता है। और एक क्वेश्चन चूंकि यहाँ केरोसिन के तेल में इसको रखा जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आपका एल्कोहल लिखा हुआ है, एल्कोहल करने का मतलब यही शराब है, इसको एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, ये आपका क्या हो गया कि एथिल एल्कोहल हो गया। और इसको एथिल एल्कोहल, और इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए आपको हमने लिखा हुआ है जल में, याद रखिएगा पीला फास्फोरस के किस में रखा जाता है, जल में ही रखा जाता है। इसके अलावा सफ़ेद फास्फोरस को भी जल में ही रखा जाता है। और सफ़ेद फास्फोरस क्योंकि फास्फोरस क्या होता है कि सफ़ेद फास्फोरस वो मतलब वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके के याद रखिएगा उसको पेंटा ऑक्साइड फास्फोरस का निर्माण कर देता है। पेंटा और पेंटा जो आपका क्या होगा पेंटा ऑक्साइड फास्फोरस के रूप में उसको निर्माण कर देता है, जिसके कारण वह जलने लगता है वायुमंडल वगैरह में, इसलिए उसको भी जल में रखा जाता है। पीला फास्फोरस का भी रखा जाता है। और लाल फास्फोरस तो आप जानबे करते हैं कि लाल फास्फोरस को माचिस में प्रयोग किया जाता है उसका। इसके अलावा पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड कुछ देख लीजिए, तो जैसे कि आपको पेट्रोल औषधि चट्टानों में मिलता है, ऑक्टेंट संख्या से इसका मतलब गुणवत्ता ज्ञात किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करेंगे अगर डीजल का, तो याद रखिएगा डीजल को सीटेन संख्या से ज्ञात किया जाता है इसकी गुणवत्ता को बारे में। और यहाँ और भी कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन यूरिया वाला में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। यूरिया का रासायनिक जो नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा यूरिया का वह रासायनिक नाम यही होता है कार्बामाइड होता है, कार्बामाइड होता है यूरिया का। अब फार्मूला देखिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको फार्मूला के, यानी कि NH2CO NH2 होता है, ये होता है आपका कोई यूरिया का फार्मूला होता है NH2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और एक दो नाइट्रोजन हो गया, इस तरह से आप N2 लिख दीजिए, और दो और दो कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, ये और ये तो कितना हो गया, तो यानी कि H4 हो गया, और यहाँ पे CO। ऐसे भी आप इसको फार्मूला को यूरिया को लिख सकते हैं। वैसे यूरिया का सबसे पहले बार मतलब ओवलर नामक व्यक्ति ने बनाया था। यह पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। अब तक कोई भी कार्बनिक नहीं बना पाया था। माना जाता था कि दैविक शक्ति से ही आपको कार्बनिक क्या होता है कि निर्माण होता है, लेकिन ये जब प्रयोगशाला में बन गया तो यह मान्यता भी खत्म हो गया कि नहीं दैविक शक्ति से नहीं, बल्कि इसे हम लोग प्रयोगशाला में भी आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए यूरिया होता है, तो हम लोग मूत्र वगैरह भी मतलब पेशाब करते हैं तो उस समय अवस्था में वो यूरिया ही रहता है। बाद में क्या जाता है अमोनिया में बदल जाता है, अमोनिया यानी कि NH3 में बदल जाता है विषैला पदार्थ में, इसीलिए ज़्यादा गंध वगैरह देता है। बाकी अब बात है कि तो पेट में जो आखिर ये अमोनिया आया कहाँ से, अमोनिया ही पहले रहता है NH3, बाद में यूरिया में बदल जाता है पेशाब में, फिर बाद में पेशाब को वायुमंडल से ऑक्सीजन से संजोग करके फिर से अमोनिया में बदल जाता है। लेकिन हाँ आखिर ये अमोनिया आया कहाँ से, तो याद रखिएगा प्रोटीन के विखंडन से। किसके विखंडन से, तो प्रोटीन के ही आपको टूटने से आपको अमोनिया का निर्माण हुआ था। और प्रोटीन में जानते हैं कि आप नाइट्रोजन होता है, और अमोनिया में भी आप देख लीजिए NH3 ये आपका हो गया। और यह हाइड्रोजन आया कहाँ से, तो ये तो जल से आया, और बाकी ऑक्सीजन तो वगैरह हमें शरीर में पहुंचाया ही गया। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको लिख दिया हुआ है, जैसे कि आपको गंध वगैरह ये सब आता है, याद रखना है, तो वो अमोनिया के कारण ही आपको आता है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपको रिकॉल कराया। याद रखना है यूरिया कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम होता है, फार्मूला वगैरह हमने आपको बता दिया, इसका कैसे निर्माण वगैरह ये सब होगा। पहला कार्बनिक यही पदार्थ है यूरिया का। चलिए और यूरिया में, हाँ यूरिया में पूछता है कि नाइट्रोजन कितना % होता है, तो 46% आपको नाइट्रोजन होता है। उसी तरह से आपको सोयाबीन में भी नाइट्रोजन कितना % होता है, तो 46% ही होता है। चलिए सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, याद रखिएगा, ये सब कुछ याद रखना होगा आपको। यह तत्व जो ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो याद रखना है कि जो
वह तो जो ऑक्सीजन प्रतिक्रिया नहीं करता है वो कौन सा है, तो याद रखना है कि वो आयोडीन के है कि प्रतिक्रिया नहीं करता है। जबकि आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंगा रोग हो जाता है। और आयोडीन के जब इसी घेंगा रोग को दूर करने के लिए याद रखिएगा हम लोग नमक में यानी कि NaCl, ये तो साधारण नमक हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, यानी कि यही हो गया आयोडाइड, यानी कि इस पोटेशियम तो मिलता है साथ साथ आयोडीन मिल जाता है, इससे यह हो जाता है कौन सा आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना है। और जबकि ये घेंगा हमें यानी कि थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, प्रभावित करता है, और यही आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। हीलियम हो गया तो ये आपका 2 हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, जबकि ये आयोडीन हो गया। हालांकि क्लोरीन का प्रयोग याद रखिएगा मतलब ये पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है, साथ साथ फूलों का रंग वगैरह उड़ाने में किया जाता है, ब्लीचिंग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी यह हीलियम तो आप जानते हैं करते हैं अक्रिय गैस है, यह पहला है जिसके 12वीं कक्षा में अपवाद में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और यह क्या होता है विद्युत मतलब यह ऊष्मा का कुचालक होता है, इसके कारण मतलब इसको गैस वगैरह इसका प्रयोग किया जाता है, वायुयान के टायर वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हीलियम का गोताखोरों द्वारा, हीलियम और ऑक्सीजन का गोताखोरों द्वारा उसमें प्रयोग किया जाता है, ले जाया जाता है। लेकिन ऊंचाई पर जाते हैं तो याद रखिएगा वहाँ तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या किया जाता है, हीलियम नहीं ले जाया जाता बल्कि नाइट्रोजन गैस लिया जाता है ऊंचाई पर चढ़ते समय पर्वतारोही वगैरह के द्वारा। तो ये सारे भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो जबकि हाँ आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, तो यही आपको घेंगा रोग के उपचार वगैरह में आपका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि रेयान रेयान जो कि नायलॉन और पॉलिएस्टर एक क्या है, एक तरह का रेशा है। तो कैसा रेशा है, तो आपको याद रखना है कि यह एक संश्लेषित रेशा है। अगर यही पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर कौन सा है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक जो रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और रबर के याद रखिएगा रबर में जब हम लोग सल्फर मिला देते हैं यानी कि सल्फर मिला देते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है कि वल्कीकरण के नाम से पुकारा जाता है, सल्फर मिला देते हैं। और जबकि सल्फर याद रखिएगा रबर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में घुल जाते हैं, यानी कि CH2 में आपको क्या हो जाता है कि घुल जाता है। अगर इसको हम जीके से जोड़ के देखेंगे तो रबर उत्पादन में याद रखिएगा आपको कौन सा, तो थाईलैंड आपको प्रथम स्थान पे मिलेगा उत्पादन में। अगर भारत का अगर बात करेंगे तो आपको याद रखिएगा वह केरल राज्य है जहाँ पे रबर का सबसे ज्यादा वगैरह में आपका उत्पादन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे था, हमने अभी रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसको मरकरी को यानी कि पारा, इसी को कहते हैं यानी कि जी पारा होता है जिसको लोहा के पात्र में रखा जाता है। और इसको अगर मरकरी के यानी कि पारा को लैटिन नाम यानी कि देखेंगे तो इसको याद रखिएगा हाइड्रा गायरम के नाम से इसको जाना जाता है, यह इसका लैटिन नाम हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग पारा कहा, चूंकि यह याद रखिएगा यह धातु होती है भी द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि सभी धातुएं क्या रहती है, ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन यह सिर्फ आपको लिक्विड के रूप में रहता है। और याद रखना है कि पारा किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो चालन विधि द्वारा गर्म होता है। वैसे आप जानते होंगे कि सभी ठोस जो होती है वो सारे चालन विधि द्वारा ही गर्म होते हैं। और द्रव और जो गैस होते हैं वह किस विधि द्वारा होते हैं, तो संवहन विधि द्वारा होता है। लेकिन यह अपवाद है, यह द्रव होते हुए भी आपको ठोस के जैसा चालन विधि से आपको गर्म होता है। बाकी पारा पीने से आप जानबे करते हैं कि मीना माता रोग हो जाता है। इसके अलावा आपको कॉपर के ये, और जबकि पीरा पारा पीने से मीना माता रोग हो गया। इसके अलावा कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो गया, और ज़्यादा अगर हो जाएगा तो लोहमयता रोग हो जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि नाइट्रेट की अधिकता से आपको बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फ्लोराइड की अधिकता से आपको दंत क्षय वगैरह ये सब होने लगता है। शीशा से मतलब शीशा शरीर में आपको क्या करता है कि उदर वगैरह ये सब प्रभावित कर देता है। इसके अलावा शीशा याद रखना है कि जो पारा के बारे में बात चलते तो पारा याद रखिएगा -39 डिग्री सेल्सियस पे यह जम जाता है। जबकि यह प्लस में जाएगा तो ये 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और अगर इससे जोड़कर भी देखेंगे तो पारा का कौन सा आता है, HGS और ये आपका सिनेबार होता है इसका मतलब आप जनरेट करते हैं इसका। चलिए आगे की ओर इससे और भी कुछ क्वेश्चन है जिससे अधिक कोण हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्योंकि जब पारा को किसी बर्तन में रखा जाता है तो याद रखने का वह नीचे की ओर मतलब वह आ जाता है। और उसमें कैसा बनाता है, तो इसमें उत्तल बनाता है। कैसा बनाता है, उत्तल बनाता है। और स्पर्श कोण ही उसका कैसा होता है कि अधिक कोण का निर्माण करता है। और पारा किसी भी वस्तु में याद रखिएगा चिपकता नहीं है, ये चीज में याद रखिएगा। किस बल के कारण, तो असंजक बल के कारण होता है। इसके कारण इसमें यह चिपकता वगैरह नहीं है। बाकी यहाँ पे हमने आपको कुछ
क्वेश्चन लिखा हुआ है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क को याद रखिएगा आपको बॉक्साइड होता है, यानी कि बॉक्साइड का ये आपका फॉर्मूला है Al2O3 और 2H2O। तो ये क्या हो गया आपको बॉक्साइड का फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ से हम जल को हटा देंगे और सिर्फ Al2O लिख देंगे तो ये क्या हो जाता है कोरंडम हो जाता है। वैसे बॉक्साइड वगैरह उत्पादन में याद रखिएगा उड़ीसा आपको प्रथम स्थान पे होता है। लौह अयस्क वगैरह उत्पादन में आपको उड़ीसा रहता है, जबकि चांदी उत्पादन में आपको राजस्थान का प्रथम स्थान है। शीशा भी उत्पादन में आपको राजस्थान ही मिलेगा। यानी कि ये सब सारे क्वेश्चन हम अगर हम जोड़ दिए जीके से तो इतने सारे बन गए। इसके अलावा हम यहाँ पे चूंकि F59 लिखा है, एनीमिया रोग के उपचार में आपका यही लोहा का ही प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अमोनिया गैस बनाने के हेबर विधि जो होता है उसमें भी लोहा चून का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना ही होगा किसी भी हाल में। और धातुओं की पहचान है कि उसकी बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते ही है, जबकि अधातु नॉन मेटल की पहचान है 5 6 और 7 उसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे चूंकि लोहा लिखा हुआ है तो यानी कि Fe, तो इसका भी लैटिन नाम देख लीजिए। तो इसका लैटिन नाम क्या होता है आपको तो फेरम होता है। और उसी तरह से चांदी है यानी कि Ag, इसका अर्जेंटेनम होता है, इसका लैटिन नाम होता है। और यहाँ पे हमने आपको बताया। और जबकि शीशा हो गया, यहाँ पे आपको दिया गया Pb, तो आपको याद रखा Pb, तो यहाँ पे Pb का इसका प्लम्बम होता है। इसके अलावा PbS, ये आपको गैलेना, ये शीशा का अयस्क कौन सा होता है तो गैलेना होता है, जिसको PbS लिखते हैं। और चूंकि यहाँ पर पारा का हमने आपको लिखा HGS है, यानी कि आपका क्या हो गया सिनेबार हो गया, पारा का अयस्क हो गया। वैसे पारा वगैरह उत्पादन में याद रखिएगा तो आपको स्पेन आपको प्रथम स्थान पे देश को मिल जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल कराए, ये सारे क्वेश्चन याद रखना होगा। थोड़ा सा और छूट रहा है पारा से, तो याद रखिएगा अगर अचानक से मतलब नीचे की ओर पारा का थर्मामीटर गिरने लगता है तो याद रखिएगा वो क्या होता है आंधी तूफान वगैरह आने लगता है, आंधी तूफान आता है। जबकि धीरे धीरे गिरता है नीचे की ओर पारामीटर तो याद रखिएगा आपको क्या होता है कि वर्षा होता है। लेकिन अगर नीचे न गिर करके अचानक हचाक से न ऊपर की ओर उठता है, तेजी से उठता है, तो मौसम शुष्क रहता है। याद रखिएगा कैसा हो जाता है तो मौसम शुष्क हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो मौसम साफ होता है। तो ये चार स्थिति आपको याद रखना होगा कि एकाएक ऊपर की ओर उठेगा तो मौसम शुष्क हो जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा पाठ्यांक तो वैसे मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे नीचे गिरा तो वैसी स्थिति में आपको याद रखना है वर्षा होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको भी याद रखना होगा, रिकॉल हो हमने करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जल से हल्का होता है? तो याद रखना इन सारे में सबसे जल से हल्का आपको कौन सा होता है? सोडियम होता है। इसीलिए सोडियम क्या होता है कि जल के ऊपर तैरते रहता है। साथ ही साथ में उसके जल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसको ऑक्साइड बना देता है और और ब्लास्ट करता है, जिसके पश्चात याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाता है। और याद रखना है, और यहाँ पे एक सोडियम ही एक ऐसा मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन कठोर धातु पूछेगा तो याद रखना होगा कि आपको प्लेटिनम सबसे कठोर धातु के रूप में रहता है। और यहाँ पे बाकी सभी धातु जंग लगने पर कमजोर होती हैं, लेकिन याद रखिएगा एल्युमिनियम एक ऐसा होता है जो जंग लगने पर क्या होता है कि यह मजबूत हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन याद रखना है। चूंकि यहाँ पे जल से आया हुआ है तो ये आपका हाइड्रोजन, ये साधारण जल हो गया, इसका अनुभार देखिएगा तो आपको 18 होता है। और एक भारी जल होता है, इसका अनुभार आपको कितना होता है तो 20 होता है। ये सारे भी क्वेश्चन आपको रिकॉल हमने करा दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में आपको कौन सा तो मैग्नीशियम धातु ही आपको रहता है क्लोरोफिल में। चलिए, और बाकी यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो आपको एल्युमिनियम का अयस्क वगैरह हमने बता देते हैं, रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि बॉक्साइड हो गया, उसके अलावा बॉक्साइड हो गया, कोरंडम हो गया, एल्यूमिनाइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ये सारे आपको एल्युमिनियम का अयस्क। उसी तरह सोडियम का है कि NaCl नमक हो गया, वह भी सोडियम का अयस्क। इसके अलावा आप देखेंगे तो चिली साल्ट पीटर हो गया, ट्रोना हो गया, बोरेक्स हो गया, ये सारे भी आपको सोडियम का ही अयस्क मिलेंगे। तो ये सारे इतना हमने आपको क्वेश्चन को रिकॉल करा दिया। चलिए आगे। और हाँ, याद रखिएगा शुद्ध जो जल होता है उसका pH मान कितना होता है तो 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। और जो शुद्ध जो जल होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। याद रखना होगा उसमें आयनों का प्रवाह कब होगा जब उसमें अशुद्धियां मिला दिया जाता है। तो पूछता है कि जल में अगर जल सुचालक है किसके कारण, तो याद रखना है कि आयनों के प्रवाह के कारण ही उसमें, आयनों का वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है जब अशुद्धियां मिल जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं कहीं रिकॉल रखना होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का काफी अच्छा सुंदर है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो याद रखने ट्यूबलाइट में आपको आर्गन के साथ साथ मरकरी यानी कि आपको पारा भर दिया गया रहता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इसका वायुमंडल में कितना किसका क्या प्रतिशत होता है तो नाइट्रोजन जानते हैं कि 78% होता है, ऑक्सीजन आपको 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको 0.03% होता है, और इसका आर्गन आपको 0.93% आपको देखने को मिलेगा। और बाकी सभी अक्रिय गैसों को याद रखिएगा कितना वर्ग में रखा गया है तो 18 नंबर वाला वर्ग में उसको रखा गया है। यानी कि आपको कौन
सा हो गया, तो ये आपका हीलियम हो गया, उसके बाद में नियोन हो गया, चूँकि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं देख लीजिए। ये आपका क्या हो गया कि ये हीलियम हो गया, ऊपर वाला हो गया, उसके बाद ये नियोन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, ये क्रिप्टन हो गया और ये आपका ज़ेनन हो गया और नीचे में एगो छूट रहा है रेडॉन। तो याद रखिए ये रेडॉन सारे आके सारे आपको कौन सा है 18 वाला वर्ग के तत्व है। ये 18 वाला या फिर इसको शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है या आंकड़ीय गैस के श्रेणी में इसको रखा जाता है। बाकी सभी के कक्षा में हीलियम को छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी के बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन सिर्फ हीलियम के ही बातम कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि अपवाद में रहता है। बाकी इसका मतलब याद रखें तो ये आपको आर्गन हमने दिखाया, वायुमंडल में यही आपको एक आर्गन पाया जाता है, जबकि आपको याद रखना है कि रेडॉन आपको आरएन यानी कि रेडॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी होने के कारण होता है, तो ये नहीं पाया जाता है। स्ट्रेंजर गैस के रूप में याद रखिएगा किसको, तो जेनॉन गैस को पहचाना जाता है, स्ट्रेंजर गैस के रूप में इसको पहचाना जाता है। ये सारे हम क्वेश्चंस आपको याद करा दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका फार्मूला देखेंगे तो MgOH, यही आपका होल 2, यही आपका होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला। और चूंकि यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपके मिला हुआ है, ये देखिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल 2। तो याद रखिएगा इसको हम लोग भाखड़ा चूना कहते हैं या फिर चूना का पानी के भी नाम से जानते हैं। भाखड़ा चूना और बुझा हुआ चूना या फिर इसको भाखड़ा चूना या चूना का पानी हो गया या फिर बुझा हुआ चूना, इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन सिर्फ चूना कह देगा यानी कि CaO, ये आपका क्या हो गया, सिर्फ चूना हो गया। या फिर इसको चूना भी के नाम से कहा जाता है या फिर बिना बुझा चूना के भी नाम से जानते हैं। यानी कि कहीं ना सारे ये क्वेश्चन आपको एक से अधिक उसका नाम इसलिए बताते हैं क्योंकि आपके एग्जाम से वो सब पूछे ही जाते हैं बार बार घुमाकर, इसलिए एक नाम से आपका नहीं काम चलने वाला है। अगला देख लीजिए यहाँ पे और भी हमने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी कि NaHCO3, तो ये आपको खाने वाला सोडा है जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसी तरह से ये आपको धोने वाला सोडा भी हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे धोने वाला सोडियम में सोडियम कार्बोनेट 10H2 यानी कि धोने के लिए आपको तो जल चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए आपको 10H2O उसमें उपस्थित रहता है। बाकी यहाँ पे हमने आपको फार्मूला लिख दिया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि यहाँ पे Na2CO3 CO3 या 10H2O 10H2O यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके कारण से है। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से याद रखना ही होगा क्वेश्चंस को। और यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब आपको मतलब पेट वगैरह में गैस वगैरह बन जाता है तो ऐसी स्थिति में इसी का चीज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मतलब हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि यह लगभग दूधिया कलर का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वार्ज किससे बनता है, तो क्वार्ज जो बनता है तो याद रखना होगा क्वेश्चन आपको, वह कैल्शियम सिलिकेट का बनता है। और कैल्शियम सिलिकेट का ये होता है, हमने आपको लिख दिया कैल्शियम सिलिकेट का ये फार्मूला Ca3SiO4, यही इसका फार्मूला होता है। बाकी यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट 2H2O लिखा गया है, इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं, याद रखेगा। इसमें से 2H2O के बजाय अगर हाफ H2O कर देंगे, हाफ H2O, तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी कि वन यहाँ पे भी हम आपको फार्मूला लिख दिया है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हमने आपको कितना सारा क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे रिकॉल कराया, बहुत सारे हैं जो कि आपके एग्जाम से इस टॉपिक से नहीं छूटेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ये काफ़ी लंबा जा रहा है इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे और आपको मेरा अच्छा लगा हो डिस्कशन रिकॉल्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।